Assalamu alaikum. This is lecture number 5 from chapter number first year biology, and the chapter name is a introduction. आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे ऑर्गेनेली और सेल लेवल को, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनेलिस कितनी तरह की ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। पहले हम इनको स्टडी करेंगे, जनरली तौर पर इनकी टाइप्स को स्टडी करेंगे, सेल की टाइप्स को स्टडी करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे और सेल अरेंजमेंट को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम वो तमाम जो लफ्जों का हेर फेर करके आपको इसमें से चीजों में फंसाया जा सकता है, वो तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनेली कहते किसको हैं। देखिए, ऑर्गेनेली की डेफिनेशन जो है वो तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके डेफिनेशन में 3 मेन पॉइंट्स आते हैं और इन तीनों मेन पॉइंट की अपनी ही सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। उनमें से पहला पॉइंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कि जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेल के अंदर होनी चाहिए, यानी कि साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए। और तीसरी चीज, वो सेल के अंदर खास काम सर अंजाम देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 सब सेलुलर, पॉइंट नंबर 2 वो साइटोप्लाज्म में हो, पॉइंट नंबर 3 कि वो सेल के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हो। अगर वो स्ट्रक्चर होगी तो फिर ही आप उसको क्या नाम देंगे, सेल ऑर्गेनेली का नाम देंगे, अदरवाइज आप उसको सेल ऑर्गेनेली का नेम नहीं देंगे। अब ये तीनों पॉइंट्स किस तरह से मिसलीड कर सकते हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे थोड़े ही वक्त में। लेकिन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस की बात करें तो ऑर्गेनेलिस की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन की बेस के ऊपर 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, नंबर 2 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, नंबर 3 नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर कितनी होती हैं? 3। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आप कंसीडर करेंगे नंबर 1 पे न्यूक्लियस, नंबर 2 पे माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 पे प्लास्टिड्स, राइट। और प्लास्टिड के बारे में ये चीज लाजमी याद रखेंगे कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है वो काफी सारी होती हैं। अब वो कौन कौन सी है? जैसा कि नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 लाइसोसोम, नंबर 3 सेंट्रियोल, नंबर 4 वैक्यूल, नंबर 5 माइक्रोबॉडीज, नंबर 6 माइक्रोबॉडीज के अंदर ही आ जाएंगी वो ग्लाइओक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, ठीक है, और गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ये जितने भी आपको बताई गए दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस के बारे में। जो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो सिर्फ एक होती है, वो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा राइबोसोम। अब बेटा बात करेंगे कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सेल की बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, इसका मतलब आपको बताएंगे क्या मतलब रहता है इसका। और यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप लोगों ने इसके साथ साथ ये चीज भी कवर करेंगे कि सेल के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनेली कौन सी है, सबसे छोटी ऑर्गेनेली कौन सी है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे भारी ऑर्गेनेली कौन सी है, ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो सबसे एडवांस्ड में अभी जो ऑर्गेनेली डिस्कवर हुई है, रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑर्गेनेली, वो कौन सी है। सो इन तमाम चीजों का आंसर फाइंड करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। वेल, ऑर्गेनेलिस में सबसे पहली बात कि 3 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, जो कि आप इसकी कह लें कि एक किस्म की इसकी कंडीशंस हैं। उनमें से पहली कंडीशन है सब सेलुलर वो स्ट्रक्चर होने चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो सेल के अंदर पाई जाए सिर्फ उसी को ऑर्गेनेली कहलाने का हक हासिल है, सबसे पहली चीज। पॉइंट नंबर 2, सेल के अंदर एक एप्रोप्रिएट काम करना चाहिए, स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड सेल। सेल के अंदर क्या करे? एक खास काम सर अंजाम दे। और तीसरा पॉइंट जो है ऑर्गेनेली के बारे में वो है इट शुड बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब जरा इन तमाम पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनेली की मियार के ऊपर पूरा उतरने के लिए ये पॉइंट्स जरूरी क्यों हैं। अगर इन पॉइंट्स के साथ थोड़ा सा भी गड़बड़ की गई तो उसके क्या नुकसान देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर ये कहना चाहूं तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली तौर पर 2 पॉइंट से ज्यादा जरा एडमिट करते हैं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा डिफाइनिंग, सबसे ज्यादा डेफिनेशन पॉइंट हो सकता है, डिफरेंशिएशन पॉइंट हो सकता है एक ऑर्गेनेली का दूसरी स्ट्रक्चर्स के साथ, तो क्या वो पहला है, क्या वो दूसरा है, क्या वो तीसरा है। नो डाउट बच्चे जो हैं वो दूसरा वाला पॉइंट जो होता है ना उसको स्किप कर देते हैं।
सॉरी तीसरा वाला जो पॉइंट है उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब इसका मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस है और तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट जो है वो सबसे क्रूशियल है। लेकिन ये तभी समझ पाएंगे जब आप एक एग्जांपल लेंगे। तो मान लीजिए यहां पर बेटा है मेरे पास एक सेल, ठीक है। अब मैंने कहा कि सेल की जो ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली के होने के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, हम एक ऑर्गेनेली ले लेते हैं, दैट इज अ ब्रेन ऑफ सेल, जो अभी अभी मैंने कहा कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस को आप नाम देंगे ब्रेन ऑफ सेल। सेल का क्या है, ब्रेन, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखिए हमने पहली शर्त ये रखी है कि वो जो ऑर्गेनेली सिर्फ उसी को कहेंगे जो सब सेलुलर होनी चाहिए। अब देखिए न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद है, इसका मतलब सब सेलुलर है, तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त यह है कि सेल के अंदर एक खास काम सर अंजाम दे। अब न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर क्या सर अंजाम दे रहा है, ये ब्रेन ऑफ सेल है, तो जाहिर सी बात है सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम किसका होगा, न्यूक्लियस का। अब तीसरी शर्त ये है कि भाई ये साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए। अब ये वाली शर्त जो है, ये पॉइंट आपको शायद वियर्ड लगे, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और सबसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी है। अब क्यों, उसका रीजन आपको बता देता हूं। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर का जिक्र कर लेता हूं। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क मीडियम जो है रीजन देखने को मिल जाएगा, और हम उस डार्क रीजन को क्या नाम देते हैं, उस रीजन को आप नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। अब यहाँ पर देखिए इस न्यूक्लियोलस के ऊपर ये न्यूक्लियोलस जो है, ये 3 जो आप कह लें कि शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनमें से 3 में से 2 के ऊपर पूरा होता है। पहली बात मैंने कहा कि सेल के अंदर होनी चाहिए स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोलस जो है वो तो सेल के अंदर ही है, बेशक वो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन सेल के अंदर तो है ना, इट्स मींस दैट इट इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। नंबर सेकंड, न्यूक्लियोलस सेल के अंदर खास काम सर अंजाम दे रही है। अब न्यूक्लियोलस सेल के अंदर क्या खास सर अंजाम दे रही है, बेटा जो राइबोसोम होते हैं, उस राइबोसोम की जो फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री को आप क्या नाम देंगे, उस फैक्ट्री को आप नाम देंगे न्यूक्लियोसोम का, सॉरी न्यूक्लियोलस का। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोलस का। अब राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं, क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस में मौजूद है, तो इसका मतलब ये कि न्यूक्लियोलस जो है वो एक खास काम सर अंजाम तो दे रहा है। पहली शर्त पे भी पूरा होता है कि वो सब सेलुलर है, दूसरी शर्त पे भी पूरा होता है कि उसको खास काम करना चाहिए। अब तीसरी शर्त के ऊपर वो पूरा नहीं उतर पा रहा, जिसकी वजह से हम इसको क्या नहीं कह पा रहे, कहेंगे ऑर्गेनेली। अगर बेटा ये तीसरी शर्त, तीसरे पॉइंट को भी फुलफिल करता तो फिर इसको भी ऑर्गेनेली कहना चाहिए, लेकिन मैंने इसको ऑर्गेनेली में कंसीडर नहीं किया। तो इसी तरह से आपको ये चीज क्लैरिफाई होनी चाहिए कि तीसरा पॉइंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए ना, अगर ये साइटोप्लाज्म वाला पॉइंट में यहाँ पर ऐड नहीं करता तो आपको इस कंडीशन के अंदर फॉलो करना पड़ता कि जो न्यूक्लियोलस जो है ये एक ऑर्गेनेली है, राइट, ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का। इज इट क्लियर? होप सो आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है, ये तीनों सिचुएशन में से सब समझ आ गया, और ये वाला पॉइंट जो है ये आपको एक लॉजिकल पॉइंट और सबसे यूनिक पॉइंट लगा है। ओके, ऑर्गेनेलिस की कितनी टाइप्स थी? 3 टाइप्स बताई गई हैं। नंबर 1 इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नंबर 2 इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एंड नंबर 3 इज अ नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब बेटा अगर हम इनमें से बात करें कि भाई कौन सी वो ऑर्गेनेली होती हैं जो हर सेल के अंदर पाई जाती हैं, हर सेल के अंदर पाई जाते हैं, तो आपने बेझिझक होकर किसका जिक्र करेंगे? अब देखें यहाँ पर बेटा एक गलती कर सकते हैं आप लोग। वो गलती क्या है? देखें, हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि सर देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली अभी अभी आपने बताया था कि वो जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये तो भाई पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी, नो डाउट बिल्कुल पाई जाती है। और सर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसके गिर्द तो मेम्ब्रेन ही नहीं है, इसका तो कोई फंडा ही नहीं है, ये तो दोनों में पाई जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल मेम्ब्रेन जो है उसको छोड़ते हुए जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है ये और नो मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों जो है बड़े ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर अगर स्टेटमेंट के अंदर आपसे यह पूछा जाए ना कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, और फिर आपको ऑप्शन सी के अंदर लिख के दे दिया जाए नो मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी में लिखा जाए ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट ए, तो आपको क्या चूज करना चाहिए? आपको चूज यहाँ पे करना चाहिए ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट ए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, वो ये है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी वो ऑर्गेनेली है जो तमाम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है, तो उस वक्त बेटा आपने जो जिक्र करना है ना, वो आपने जिक्र करना है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है ये तमाम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो मैं गिनवाई है अभी थोड़ी देर पहले आपको, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन, ये जितने भी बताएंगे बेटा आपको, ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है। तो इसी तरह से बेटा आप इसको नहीं कह सकते कि ये हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है। और अगर मैं आपको ये कहूं कौन सी वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल
के अंदर यूनिवर्सल रहती हैं, तो आपने कहना है कि वो उस ऑर्गेनेली का जो नेम होता है दैट इज वो आपके पास होता है राइबोसोम। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन सी होती है? राइबोसोम होती है। तो आपने कहना है कि राइबोसोम सेल जो होती है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है दोनों के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। और इसका एक निकनेम भी रहता है, इसका बेटा जो निकनेम रहता है ना, इसको हम नाम देते हैं पैलिडे पार्टिकल का। क्या नाम देते हैं? पैलिडे पार्टिकल। सो पैलिडे पार्टिकल ये जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया और उनके क्रेडिट के तौर के ऊपर हमने इनको क्या नाम दिया? हमने इनको नाम दिया पैलिडे पार्टिकल का नाम दे दिया। अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितनी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं? अब देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें तो भाई मेनली तौर पर तो 3 होती हैं, लेकिन अगर टेक्निकली तौर पर बात करें तो भाई ज्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डबल मेम्ब्रेन की, तो डबल मेम्ब्रेन में यहाँ पे आपको लिख के देता हूं बेटा। पहली बात, आपने न्यूक्लियस, वेरी गुड, आपको देखने को मिलेगा। नंबर सेकंड के तौर के ऊपर हमने किसका नाम जिक्र किया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस होता है उसको क्या नाम देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर थर्ड के ऊपर अगर बात करेंगे तो नंबर थर्ड पे क्या आ जाएगा? प्लास्टिड्स। अब बेटा प्लास्टिड्स जो है ना, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके आगे मजीद 3 कैटेगरीज होती है मेनली तौर पर। उनमें से एक का नाम आएगा क्लोरोप्लास्ट, दूसरे का नाम आएगा आपके पास लीकोप्लास्ट, और तीसरे का नाम आएगा आपके पास क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट जो है, ये 3 जो प्लास्टिड के टाइप्स में सिर्फ आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसी और में आपको देखने को नहीं मिल सकती। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं अगर ये कहूं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एनिमल सेल के अंदर कितनी पाई जाती हैं? 1 2 3। तो अब यहां पर बेटा आपने एक चीज ख्याल रखनी है कि अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो क्योंकि एनिमल सेल के अंदर तो प्लास्टिड्स होती नहीं है, तो फिर आप इनके साथ डबल मेम्ब्रेन सिर्फ 2 ही होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइट, समझ में आ गई बात? अच्छा, डबल मेम्ब्रेन की कैटेगरीज के लिहाज से 2 होती हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूं ना कि आपके पास जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज कितनी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? व्हाट इज द नंबर? अब यहाँ पे कंफ्यूज होना है आप हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूं, व्हाट इज नंबर ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनसाइड एनिमल सेल। राइट, तो बेटा मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन लिख के देता हूं, आप लोग 5 सेकंड में रिप्लाई करेंगे मुझे, ठीक है? आपके पास ए है बेटा 1, आपके पास बी ऑप्शन है आपके पास बेटा 2, ऑप्शन सी पे हम लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, ऑप्शन डी के ऊपर लिख देते हैं इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे जल्दी से हरी अप, कम ऑन, बहुत आसान सा ऑप्शन है 1 2 3 4 5। चलिए 5 सेकंड हो गए आपके। अभी तक देखिए बेटा, हो सकता है कि आप में से एनिमल सेल को देखते हुए अभी मैंने लिखा कि प्लांट सेल के अंदर भाई वो होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो चूज किसको करेंगे? 2 को कर देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी इनमें से जो सही ऑप्शन नहीं है, इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है? नन। तो नन यहाँ पे सही ऑप्शन है, जो 2 वाला है ये गलत ऑप्शन है। ये क्यों गलत ऑप्शन है इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट का सारा खेल है, सही है ना? अब यहाँ पे स्टेटमेंट में देखो उसने क्या कहा, उसने कहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो एनिमल सेल में होती है ना उसका नंबर बताना है। तो बेटा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो बहुत ज्यादा पाया जाता है हमारे सेल के अंदर। हम एनिमल हैं तो हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता कैटेगरीज, कितनी तरह की डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की कैटेगरीज पाई जाती हैं, तो फिर आपको चूज करना चाहिए था कि सर 2 है, सर 3 है, क्योंकि वो कैटेगरीज की बात की जा रही है। लेकिन अगर नंबर की बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के कितने नंबर हो सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। राइट, तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? न्यूमरस या फिर नन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या चूज किया? नन चूज किया। तो इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब हम जरा मजीद देख लेते हैं। अगर हम जनरली तौर पे बात करते हैं, अगर हम जनरल सेंस के अंदर बात करते हैं, तो जनरल सेंस के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज कितना होता है? इन जनरल सेंस नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज कितना होता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज कितना होता है? तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज की जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है अ डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज। क्या कहा जाता है? अ डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज। एक डोजन होता है, अ डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज के क्या होते हैं? एक डोजन मौजूद होता है। अब बेटा यहाँ पर अब अगर मैं स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूं नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन द सेल, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्गेनेली है उनका नंबर क्या होता है? भाई साहब डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज। अगर मैं एक ऑप्शन स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूं, मैं आपको कहता हूं 6, मैं ऑप्शन के अंदर लिख देता हूं 6 पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज, 6 पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज
डोजन ऑफ ऑर्गेनेलिज, और ऑप्शन सी के अंदर मैं लिख देता हूं बोथ लिख देता हूं, बोथ ए एंड बी। और ये तीन ऑप्शन आपको दे दिए। मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन द सेल, इन सेल। अब यहाँ पे बात हम यूनिवर्सली बात कर रहे हैं, किसी खास सेल को मैंने नॉमिनेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसको करेंगे, क्या आप दोनों को चूज करना चाहेंगे, एक को बी को सी को। अब यहाँ पे बेटा मे बी यू विल हैव टू बी चूज बोथ ए एंड बी, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? देयर इज अ लॉजिक व्हाई इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखें यहाँ पर उसने लिखा 6 पेयर। 6 पेयर का मतलब क्या होता है? देखिए ऑर्गेनेलिज के 6 जोड़े, 6 जोड़े का मतलब 6 ऑर्गेनेलिज होंगी, उन 6 ऑर्गेनेलिज पेयर की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगी, यानी कि ऑर्गेनेलिज 6 हैं। क्या सेल के अंदर 6 ऑर्गेनेलिज होती हैं? नहीं, सेल के अंदर 6 नहीं होती। जनरली तौर पर बात करेंगे तो कितनी होती है? 12 से मेंशन करते हैं अ डजन ऑफ ऑर्गेनेलिज। तो कभी भी आप 6 पेयर ऑफ ऑर्गेनेलिज को चूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट कुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनेली की सबसे स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनेलिज जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं उसको लेकर किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज के बारे में। देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज में मैं मेंशन कर देता हूं, नंबर 1 इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 इज अ गोल्जी अपैरेटस, नंबर 3 इज अ लाइसोसोम, नंबर 4 इज हमारे पास बेटा माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में 2 आती हैं, ग्लाइओक्सिसोम एंड पैराऑक्सिसोम। नंबर 5 इज अ सेंट्रोसोम, नंबर 6 इज आपके पास बेटा आ जाएगा साइटोस्केलेटन, राइट। तो आपको बहुत सारी ये देखने को सेल के अंदर मिल सकती है। तो ये जो होती हैं दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। अब हम बात कर लेते हैं नो मेम्ब्रेन। नो मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम का निकनेम क्या होता है? पैलिडे पार्टिकल। इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या नाम देंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। अब बेटा यहाँ से कोई भी आप ऑर्गेनेली रैंडमली उठा के देख लो और हम देखते हैं कि क्या ये इस ऑर्गेनेली के डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पकड़ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहली बात सब सेलुलर होती है, सेल के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर एक नेटवर्क मौजूद होता है इस तरह से, राइट। तो सब सेलुलर होगी। सेल के अंदर काम क्या होता है? 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये प्रोटीन वगैरह बनाने में, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरी चीज बेटा ये कहां पर पाए जाते हैं? ये एक फ्लूइड मीडियम सेल के अंदर, जिसको आप साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, राइट। बेटा जितनी भी ऑर्गेनेलिज है उसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। आप लाजमी तौर पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर चेक कीजिएगा, आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के केस के अंदर भी सेम है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? सेल सेक्रेशन। जो सेल सेक्रेशन है वो गोल्जी अपैरेटस का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तीसरे नंबर के तौर पर बात करें, ये भी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनफैक्ट जितनी भी ऑर्गेनेलिज का जिक्र किया गया है ना, ये तमाम ऑर्गेनेलिज जो हैं इन तीनों पॉइंट्स को फुलफिल कर रही हैं। सो इस बेस के ऊपर हम इनको क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनेलिज का नाम देते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बेटा सेल के बारे में। देखिए अगर सेल के बारे में बात की जाए तो ऑर्गेनेलिज जब आपस में मिलती है तो इनके मिलने से ना एक स्ट्रक्चर बनेगा, लाइफ का एक यूनिट बनेगा, जिसको क्या नाम दे देंगे? सेल का नाम देंगे। देखिए सेल जो है ना वो बायोलॉजी की लैंग्वेज का लफ्ज नहीं है। सेल जो लफ्ज है ना ये बेसिकली एक इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज है। तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में ना सेल को सेल नहीं कहते, बल्कि सेल को क्या नाम देते हैं? सेल को नाम देते हैं साइटो। तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में सेल को क्या नाम देते हैं? साइटो का नाम देते हैं। तो बेटा अभी जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट आप ब्रांच कह लीजिए, उसको आप नाम देते हैं साइटोलॉजी का। क्या नाम देते हैं? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो होता है ना इसके अंदर बेसिकली किसको स्टडी किया जाता है? सेल को स्टडी किया जाता है, राइट। तो बेटा सेल जो होता है ना इसके बारे में हमें किस चीज को कवर करना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो लाइफ है, हमारी लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमारी लाइफ का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको क्या नाम देते हैं? और हमारी बॉडी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको क्या नाम देते हैं? अब यहाँ पे बेटा आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में मैं एक देता हूं। ऑप्शन ए इज अ सेल, ऑप्शन बी इज अ ऑर्गेनेली, ऑप्शन सी इज अ बोथ एंड ऑप्शन डी इज अ आपके पास नन। तो बहुत आसान से ऑप्शन दे दिए मैंने, आपने मुझे बताना है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारी लाइफ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में बेटा आप लोग मुझे बताने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए, 5 सेकंड्स का समय, 5 4 3 2 1 एंड डन। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने डेफिनेशन के ऊपर गौर किया होगा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल। तो बेटा वो बेसिकली बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे गौर एक चीज और करिए, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे बोथ भी चूज करें। अब क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि शायद स्ट्रक्चरल यूनिट जो है जो स्ट्रक्चर बनाती है वो तो सेल बनाएगा, लेकिन फंक्शन यूनिट कौन है? फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? अभी भी हमने देखा वो तो ऑर्गेनेलिज कर रही है, तो वो मे भी ऑर्गेनेलिज को चूज कर लें, बट इट इज अ
नॉट अ राइट आंसर, बिकॉज जो ऑर्गेनाइज होती है ना बेटा, ये किसका फंक्शनल यूनिट है, ये किसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट है। लेकिन मैंने यहाँ पर सेल के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात नहीं की, मैंने लाइफ के स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की है। तो लाइफ का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना और फंक्शनल यूनिट होता है, वो कौन सा होता है, दैट इज अ सेल। तो लाइफ के जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करोगे तो सेल आएगा, लेकिन सेल के जब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे तो बेटा फिर ऑर्गेनाइज को चूज कर लोगे। इज इट क्लियर? तो ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल की कितनी मेन कैटेगरीज होती हैं। सेल की बेटा बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज होती हैं, एक को नाम देंगे प्रोकैरियोटिक सेल, एक को नाम देंगे यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल को कहते हैं, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जो सबसे पुराना सेल है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। बेटा यहाँ पर शब्द जो लफ्ज लिखे ना मैंने, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अब इसको जरा अंडरस्टैंड करिए। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब चलिए इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। देखिए न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर चार चीजें बुनियादी तौर पर होती हैं। एक बेटा नाम देते हैं दैट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर सेकंड के तौर पर बेटा बात कर लेते हैं दैट इज अ न्यूक्लियोलस, नंबर थर्ड के तौर पर बात करते हैं दैट इज अ न्यूक्लियर इन्वेलप, एंड नंबर फोर के ऊपर बेटा बात कर लें दैट इज अ क्रोमोसोम, दैट इज अ क्रोमोसोम। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर ये चार चीजें बुनियादी तौर पर मौजूद होती हैं। अगर किसी भी सेल के अंदर बुनियादी तौर पर ये चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी तो आप कहेंगे कि वो जो सेल होगा उसको आप नाम देंगे यूकैरियोटिक सेल, यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्योंकि देखें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब उसमें ये चारों चीजें होंगी, और अगर इन चारों में से कोई भी चीज मिसिंग हो जाती है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल के केस के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के केस के अंदर क्या होता है कि बेटा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर इन्वेलप, ये चीजें जो होती हैं एब्सेंट होती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखिए अगर मैं सिंपली तौर पर ये कह दूं कि न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, न्यूक्लियस के एब्सेंट का मतलब ये है कि भाई ये चारों चीजें एब्सेंट है, चारों चीजें एब्सेंट है, तो फिर भाई प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल कौन करता है? तो आपने कहना है कि प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल कौन करेगा? क्रोमोसोम। तो वो क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक सेल के कहां पर पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहां पर पाए जाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सो दैट इज द होल डिस्कशन अबाउट द सेल and as well as relevant to the organelles and all sort of question that can be framed in any sort of competitive exam just like the medical and dental college admission test। तो मेरा ख्याल है आपने उसको हर पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया। अगर किसी भी किस्म का भी क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, वी विल ट्राई बेस्ट एफर्ट टू गिव यू आंसर एज सून एज पॉसिबल। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।